हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सुनील सर सर और और सनमेट्रिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुपद है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बहुपद को समझ लेना है कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद उनके अलग अलग प्रकार को भी समझेंगे। उसमें बहुपद में गुणांक क्या होता है, घातांक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है और शून्य क्या होता है। इन सारे चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली को भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तुम लोगों को बहुपद को जानना है। तो बहुपद जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसे कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। वह बीजगणितीय समीकरण जिसमें कम से कम एक चर उपस्थित हो एवं चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। बहुपद कहलाता है। अब इसमें दो चीज हम लोगों को खास करके देखने मिलेगा। दो चीज नहीं बल्कि तीन तीन चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो चर है, दूसरा अचर भी हम लोगों को साथ में देखना पड़ेगा और एक पूर्ण संख्या घातांक के रूप में जो होता है उसको भी समझना पड़ेगा। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं बहुपद का तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे परिभाषा के अनुसार से है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x² है प्लस 3x-5 या x² - 9 हो जाएगा। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 5 3y² + 5y-7 इत्यादि। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुपद है। अब बहुपद का उदाहरण से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए इसमें जो कहा जा रहा था कि वह बीजगणितीय समीकरण है। बहुपद हुआ बीजगणितीय समीकरण, एक तरीके से कह सकते हैं कि वह बीजगणितीय समीकरण है जिसमें कम से कम एक चर उपस्थित होता है। बीजगणितीय समीकरण का अर्थ क्या होता है कि गणित का ये एक अलग भाग है जिसमें हम लोग संख्याओं को और समीकरणों का यानी कि पढ़ते हैं, एक तरह से अध्ययन करते हैं। तो उसी से रिलेटेड जब ये पूरा अध्याय चलता है तो इसीलिए इसको बीजगणितीय समीकरण कहा जा सकता है। और इसमें बोला गया है कि कम से कम एक चर उपस्थित हो। चर के तौर पर यहाँ पर देखिए इसमें x है, इस समीकरण में x है चर के तौर पर, इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें y है। अब चर क्या था इसको भी समझेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए इसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का घातांक इसमें सब में देख सकते हैं कि इसमें x⁻2 है। घातांक का मतलब होता है पावर। तो इसमें भी x⁻2, इसमें भी देखिए x⁻1। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपको पता होगा कि जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला करके पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। अब देखो अब आगे देखिए यहाँ पर कि जो x² है या 9 x² - 9 है, इसमें भी देखिए कि घातांक के रूप में पूर्ण संख्या है। इसमें भी घातांक के रूप में 1 है तो पूर्ण संख्या हुआ। इसमें भी घातांक के रूप में 2 और यहाँ पर 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर चर क्या होता है। चर जिसको वेरिएबल्स कहा जाता है। समीकरण में प्रयुक्त वह पद जिसका मान निर्धारित नहीं रहता है, यानी कि फिक्स नहीं रहता है। इसके इसमें हम लोग ज्यादातर यानी कि x को ले सकते हैं, y को ले सकते हैं, z को ले सकते हैं, p को ले सकते हैं, t को ले सकते हैं, s को ले सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका वेरिएबल्स का जिसको चर कहते हैं। उसी तरह से अचर पद में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट, तो इसमें हम लोगों को देखने मिलेगा कि समीकरण में प्रयुक्त वह पद जिसका
मान निर्धारित रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, या कोई भी नंबर है, 7 ले सकते हैं या पाई ले सकते हैं, ये सब का निश्चित मान होता है। ए भी ले सकते हैं, ए को भी प्राय हम लोग देखेंगे जो बहुपद है उसमें हम लोगों को देखने मिलेगा कि ये अचर के रूप में ही लिखा जाता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया इत्यादि। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जब हम लोग इसको और इसको मिला करके और उसमें भी फिर हम लोगों को देखना होता है कि घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो जब हम लोग समीकरण बनाते हैं तो वो बहुपद कहलाता है। अब घातांक के विषय में भी बात करेंगे। घातांक क्या होना चाहिए? तो घातांक यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है। अच्छा, घातांक को पावर कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार हम लोग प्रयोग करेंगे घातांक के स्थान पर पावर शब्द का, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, इसमें 0 आता है, 1 2 3 4 5, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या और 0 है उन सभी संख्याओं को मिला करके हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो ये चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा कि एक तो चर होना चाहिए, अचर पद हो या ना हो, लेकिन एक कम से कम चर उपस्थित होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि घातांक जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, जिस प्रकार से आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग आखिर में बहुपद किस प्रकार से समझते हैं इसको, यानी कि बहुपद जो है, बहुपद को प्रायः पी एक्स से सूचित करते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। बहुपद को प्रायः पी एक्स से सूचित किया जाता है। इससे आपको ये चीज का जानकारी मिलेगा, जब पी एक्स लिखा रहेगा तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद दिया रहेगा वो एक्स के रूप में रहेगा, मतलब बहुपद में चर के रूप में एक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पी एक्स के स्थान पर अगर रहेगा तो 2x² + 5 रह सकता है, जबकि वही अगर पी वाई अगर रहे तो 2y² + 5 होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पी टी दे दे तो इसका अर्थ ये हुआ कि चर के रूप में यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में चर के रूप में टी रहेगा, तो 2t² + 5 होगा। इस प्रकार से आप यानी कि समझ सकते हैं। अब और चीज इसमें क्या है कि जब हम लोग बहुपद को समझे कि यहाँ पे कि पी एक्स के रूप में लिखते हैं, तो ये पी एक्स है क्या। अब एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि एक उदाहरण अगर ले लें हम लोग थोड़ा समझने के लिए, कि ताकि इसको अच्छे से समझ में आ जाए हम लोगों को, तो ये कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। मान लीजिए कि दो संख्या हमारे पास दिया है, उसमें से बड़ी संख्या y है और छोटी संख्या x है, और बोल दिया कि इन दोनों का जो अंतर है, मतलब घटाएंगे, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 7 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से कई हमारे पास उदाहरण मिलता है देखने को। अगर कोई बड़ी संख्या है y और कोई छोटी संख्या x है, और बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या को घटाते हैं तो 7 बचता है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला, यानी कि एक सवाल के तौर पर हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसी को थोड़ा सा अगर सेपरेट कर लें तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे y बराबर 7 और जोड़ x लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो माइनस में x है इस साइड अगर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसीलिए y बराबर हमारे पास क्या होगा 7 + x, या फिर लिख सकते हैं x + 7। तो ये जो है ये एक प्रकार का समीकरण हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग बहुपद भी बोलेंगे। तो ये जो बहुपद प्राप्त हुआ इसी y के स्थान पर px का प्रयोग किया गया, मतलब y बराबर जो x + 7 है, तो ये जो बहुपद प्राप्त हुआ इसमें चर x है, इसीलिए पॉलिनोमियल x कहा जाता है। मतलब इसी को हम लोग लिख दिए, यानी कि px बराबर x + 7। तो x ये डिनोट करता है कि यहाँ पर जो बहुपद है उसमें x चर के रूप में है। अगर यहाँ y रहेगा तो यहाँ y होगा, अगर यहाँ t रहेगा तो यहाँ t होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि px जो है समीकरण का y ही है, y वैल्यू को ही हम लोग px बोलते हैं। तो एक चीज हम लोगों को देखने और मिल गया कि px बराबर y लिखा जाता है। अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कौन सा समीकरण बहुपद होता है और कौन सा समीकरण बहुपद नहीं होता है, किस किस कंडीशन में बहुपद हम लोग बोलेंगे किसी समीकरण को। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो बहुपद का पहचान होना जरूरी है। पहचान के लिए हम लोगों को दो चीज को देखते हैं
कि चर की उपस्थिति पहला होना चाहिए किसी भी बहुपद में। पहला तो ये होना चाहिए कि कोई ना कोई चर उपस्थित हो, एक्स वाई जेड या टी या पी, कुछ भी रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि चर का जो घात होगा यानी कि पावर जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में आपको पता होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी संख्याएं आता है। तो चलिए एक एक करके उदाहरण को समझते हैं। इसमें देखिए आपको ये देखना है कि चर उपस्थित है या नहीं। तो चर उपस्थित है, पहला नंबर यानी कि नियम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए x के रूप में चर है। दूसरा क्या है कि चर का घातांक देखना है आपको। चर का घात यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 2 और 1 जो है इसमें हम लोग पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार के संख्याओं को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो x का पावर 2 है और x का पावर यहाँ पर 1 है, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या में मौजूद है, यानी कि घातांक भी पूर्ण संख्या है, मतलब चर भी उपस्थित है और घातांक भी पूर्ण संख्या मौजूद है। तो यानी कि पहला नियम भी ये, यानी कि पहला नियम को भी ये सही से एक तरह से फुलफिल कर रहा है और दूसरे नियम को भी सही तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो ये बहुपद होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बहुपद है। दूसरा देखिए क्या है कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि पहला तो क्या देख रहे हैं कि चर उपस्थित है। तो चर यहाँ पर देखिए चर उपस्थित है या नहीं है, तो x के तौर पर तो चर मौजूद है। उसके बाद देखना है कि क्या दूसरा नियम जो है चर का घातांक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिए x पर पावर -2 है, आपको कहीं पे भी पूर्ण संख्या में -2 देखने नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये दूसरे नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बहुपद नहीं है। अब देखिए तीसरा को, तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण में x पर पावर यानी कि चर के तौर पर x है, तो पहला नियम तो इसके लिए सही है। दूसरा नियम देखिए कि चर का जो घातांक है पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो x पर पावर 1 है, तो पूर्ण संख्या में देखिए x मौजूद है। तो यानी कि ये भी नियम का पालन कर रहा है, दूसरे नियम का भी पालन कर रहा है, पहला नियम का भी पालन कर रहा है, तो इसीलिए ये बहुपद होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद है। उसी प्रकार से अगला को अगर हम लोग देखेंगे तो 2 y है, तो यहाँ पे y पर पावर 1 है। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है कि चर के रूप में मौजूद है क्या, तो y मौजूद है। पहले देख रहे थे कि x मौजूद था, यहाँ पर y मौजूद है। तो y पर अब देखना है पावर क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। यहाँ पर y पर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो y पर पावर है 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2। 1/2 आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा पूर्ण संख्या में। मतलब पहला नियम यानी कि बहुपद, तो बहुपद में चर उपस्थित है, तो हाँ। दूसरा नियम क्या, बहुपद में जो यानी कि चर है, चर का यानी कि जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर देख रहे हैं 1/2 आ गया है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये बहुपद, कोई समीकरण बहुपद होगा या नहीं होगा। अब आगे देखिए, इसमें आप जब देखिएगा तो यहाँ पर देखिए चर के रूप में पहला संख्या, चर के रूप में यानी कि यहाँ पे y मौजूद है, तो ये पहला नियम का तो पालन कर रहा है। दूसरा नियम देखिए क्या है कि चर का घात जो है पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर जब देखिएगा आप ये 5/y जो है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5y पर पावर -1, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y पर पावर 1 है, तो जब इसको नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो y पर पावर -1 हो जाएगा, और -1 पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। पहला नियम का पालन कर रहा है, चर उपस्थित है, दूसरा नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब अगला उदाहरण देखिए, x² लिखा है, तो x² में देखिए यहाँ पे चर के रूप में ये x² है, उसके बाद 1/x है, तो यहाँ पर इसमें आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर जो पावर 1 है उसको हम लोग लिखेंगे, ऊपर में ले जाएंगे तो x पर पावर -1 लिखेंगे। यहाँ पर चर के रूप में तो पहला नियम तो पालन कर रहा है कि चर के रूप में x है, तो ठीक है। दूसरा नियम जो हम लोग लिख रहे हैं कि चर का घातांक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए दूसरा नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इस स्थिति में, इस समीकरण में देखिए कि यहाँ पर √7 है, फिर x है और 5 है, तो यहाँ पर चर के रूप में x है, तो पहला नियम का पालन कर रहा है। दूसरा नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर x पर पावर 1 है, तो 1 तो पूर्ण संख्या में मौजूद है, तो ये भी पालन कर रहा है, मतलब दोनों नियम का पालन कर रहा है, तो हम लोग बहुपद लिखेंगे कि बहुपद है। अब देखिए इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें 2y³ है, -3y² और +5 है, तो इसमें y पर पावर 3 है। बहुपद में देखिए चर के रूप में तो पहला क्या है, y है, तो पहला नियम का पालन कर रहा है, तो ठीक है। दूसरा नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए चर का जो घात है वो 3 है और 2 है,
तो यहाँ पर देखिए चर का घात में 3 और 2 दोनों मौजूद है, यानी कि पूर्ण संख्या है 3 और 2, तो इसीलिए ये दूसरे नियम का भी पालन कर रहा है, तो ये बहुपद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें जो है यहाँ पर x का जब हम लोग x को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग प्रकार से ही आएगा, लेकिन यहाँ पर भी जो x का जो यानी कि पावर है वो ऋणात्मक है, मतलब माइनस में पावर है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा यानी कि ये सवाल सॉल्व होगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो x पर पावर है वो माइनस में ऋणात्मक में, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। मतलब चर के रूप में तो x है लेकिन पूर्ण संख्या में इसका घात नहीं है, तो इसीलिए इसको बहुपद बोलेंगे कि ये नहीं है। तो इस प्रकार का भी आपको अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देखने को मिले एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा ये बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसमें √3 है और इसी के साथ में y भी है, मतलब y पर भी रूट है। रूट y का अर्थ होता है y पर पावर 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं है। मतलब पहला तो यानी कि ये तो चर तो उपस्थित है y के तौर पर, लेकिन दूसरा संख्या जो है, दूसरा जो यानी कि नियम है पूर्ण संख्या जो घात होना चाहिए वो घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए बहुपद नहीं है। अगला में देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे चर के रूप में x, तो ये सही है, लेकिन x का घात जो है यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ -1 है, तो -1 तो पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है। और लास्ट एक सवाल जो है यहाँ पर देखिए t पर पावर 3 है और यहाँ पर t पर पावर 100 है, तो चर के रूप में तो t है, तो पहला नियम तो यहाँ पे पालन कर रहा है। दूसरा नियम में देखिए क्या है कि 3 और 100 क्या पूर्ण संख्या है, तो 3 पूर्ण संख्या, 100 भी आगे पूर्ण संख्या होगा, तो ये भी यानी कि नियम का पालन कर रहा है, तो ये बहुपद है। इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा समीकरण बहुपद कहलाएगा और कौन सा समीकरण बहुपद नहीं कहलाएगा।